हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू पीसीएस पे आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार के नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स के सेकंड पार्ट को। ऑलरेडी इसका फर्स्ट पार्ट हम कवर कर चुके हैं और ये लास्ट पार्ट होगा एक तरीके से नवंबर मंथ का, जिसमें हम बिहार स्पेसिफिक न्यूज़ को बेसिकली डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट है। मेरा नाम है रवनीत कौर। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो रवनीत कौर ऑफिशियल टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो जुड़ सकते हैं। एमसीक्यू पैटर्न में हम डिस्कशन को करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन है लाइटनिंग कंडक्टर्स के बारे में। बिहार गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया है, बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है बेसिकली उसका ये फैसला है कि कुछ जो पंचायत हैं बिहार की वहां पे लाइटनिंग कंडक्टर्स इंस्टॉल किए जाएंगे। लाइटनिंग कंडक्टर्स इसलिए इंस्टॉल किए जाएंगे क्योंकि बिहार में बहुत सारे लोगों की डेथ बिजली गिरने से होती है, जिसको हम लाइटनिंग कहते हैं। सो इस समस्या का समाधान इन प्रॉपर कंडक्टर्स के साथ किया जाएगा। कितने पंचायत में लाइटनिंग कंडक्टर्स जो हैं वो बिहार के द्वारा लगाए जाएंगे ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं 8067, 2309 यानी कि 2309, 10,000 पंचायत या फिर 6,000 पंचायत। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 8,067। 8067 जो पंचायत हैं वहां पे ये लाइटनिंग कंडक्टर्स को सेटअप किया जाएगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की। बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अगर आपसे चेयरमैन पूछ लिए जाए कौन है, जो कि ऑब्वियसली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है और पूछे भी जा सकते हैं, तो वो है चीफ मिनिस्टर। एक्चुअल में डिजास्टर मैनेजमेंट की अपेक्स बॉडी जो इंडिया लेवल पे काम करती है वो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको एनडीएमए एक्ट 2005 के तहत संगठित किया गया था। इसके जो चेयरमैन होते हैं नेशनल लेवल पे वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। स्टेट लेवल पे जितनी भी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं जो कि इसी एक्ट से अपनी पावर को डिराइव करती हैं, उनके चेयरमैन रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर्स होते हैं उन पर्टिकुलर स्टेट्स के। सो बिहार के केस में ये नीतीश कुमार जी हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी तरीके की आपदा में, एमरजेंसी में स्टेट्स को मदद प्रोवाइड करना। इमीडिएट लेवल पे स्टेट लेवल की जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज होती हैं वही डिजास्टर को या फिर आपदा से निवारण के लिए एक्शन लेती हैं। एकदम तत्काल जो एक्शन होता है वो एसडीएमए के द्वारा ही लिया जाता है। अब आते हैं लाइटनिंग कंडक्टर्स की डिटेल के बारे में या फिर इस न्यूज़ की डिटेल के बारे में। अब हुटर्स के इंस्टॉलेशन से बेसिकली लोग जो हैं उनको पहले ही लाइटनिंग का पता लग जाएगा। कंडक्टर्स इसीलिए लगाए गए हैं। कंडक्टर आप सबको पता है कि बिजली का प्रवाह जो है वो बहुत तेजी से करता है। सो अगर कंडक्टर्स लगे रहेंगे तो पता रहेगा कि लाइटनिंग जो है वो होने वाली है। सो ये लोगों को अलर्ट कर देंगे 40 मिनट पहले। ये टाइम पीरियड भी ध्यान रखेंगे, 40 मिनट इन एडवांस उन्हें पता लग जाएगा कि लाइटनिंग होने वाली है। ये डिसीजन जो है हुटर्स का इसीलिए लिया गया क्योंकि लाइटनिंग से बहुत सारे लोगों की डेथ जो है वो हो रही है। अब देखिए, लोगों को जो सूचना मिलेगी 40 मिनट्स पहले इन हुटर्स से, उसके लिए लोगों के पास एक ऐप होगी। उस ऐप का नाम है इंद्रवज्र ऐप। इंद्रवज्र ऐप पे लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। इस एप्लीकेशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये ऐप किस स्टेट गवर्नमेंट की है या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, सो इंद्रवज्र ऐप जो है उसके ऊपर भी इसकी सूचना दी जाएगी। ये ऐप बेसिकली पहले थंडर के लिए चलाई गई थी, यानी कि थंडर का पहले से अवेयरनेस लोगों के पास आ जाए, जब थंडरिंग होने वाली है लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उसके लिए चलाई गई थी। अब इस पर ये लाइटनिंग वाली भी अवेलेबिलिटी जो है इन्फॉर्मेशन की वो दी जाएगी। पर ये ऐप जो है वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही, इससे इतने ज़्यादा रिजल्ट जो है वो अभी तक आए नहीं हैं। अभी भी बहुत सारे किसान जो हैं उन्होंने ये पाया है कि लाइटनिंग की समस्या से उन्हें प्रॉब्लम आती हैं और उनके पास मोबाइल फोन्स नहीं है एक तो, जिसकी वजह से वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकें। सो लाइटनिंग का अपडेट ऑलरेडी इंद्रवज्र ऐप पे आता है, पर जिसके पास मोबाइल नहीं है तो इंद्रवज्र ऐप उसको कैसे आउटकम देगी। तो ये डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो बेसिकली इस ऐप से इसीलिए नहीं आ पाए। अब जब ऐप नहीं है, लोगों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो बिजली से फिर भी उनकी मौत हो जाएगी। सो इसलिए सरकार को कुछ ऐसा समाधान निकालना पड़ेगा, खास करके उन लोगों के लिए
जिनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन इतनी मजबूत नहीं है कि वो अपने पास हर एक पर्सन को मोबाइल दे के रख सके, तो गवर्नमेंट ने ये हूटर की सुविधा निकाली है। अब हूटर तो बजेगा ना, ठीक है, जैसे कि सुनामी के टाइम पे बजता है। सो हूटर की सुविधा निकाली गई है, जिसमें कि अगर आप इंद्रवज्र ऐप पे नहीं है तब भी आपको पता लग जाएगा। 30 मिनट एडवांस में इंद्रवज्र ऐप पे अपडेट आएगा, हूटर आपका 40 मिनट पहले बज जाएगा। और हूटर की जो साउंड है वो लगभग 5 किलोमीटर तक जाएगी। सो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये कि लोग जो हैं वो सेफ शेल्टर देख सकते हैं अपने आसपास। जब ये हूटर बजेगा उनके पास 40 मिनट होंगे लाइटनिंग से बचने के लिए। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनुअल लाइटनिंग की रिपोर्ट जो है 2021-22 की, इसके डाटा के हिसाब से आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि लाइटनिंग से जो मौतें होती हैं उसमें जो बिहार की पोजीशन है वो है 10वीं, मतलब 10th नंबर पे बिहार आता है लाइटनिंग रिलेटेड इश्यूज को अगर फेस करते हैं उस कैटेगरी में। ये क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। बहुत डेथ जो है वो लाइटनिंग की वजह से देखने को मिलती हैं बिहार में, और ये है कि थंडरस्टॉर्म्स जो होते हैं वो कुछ ना कुछ मौतें अब कम करने लग गए हैं, या फिर आप कह लीजिए गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन निकाली जिसकी वजह से थंडरस्टॉर्म से मौतों में कुछ गिरावट आई है, लेकिन स्टिल बिहार इज एट द 10th प्लेस इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ लाइटनिंग। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पुलिस पब्लिक रेशो के बारे में ये क्वेश्चन है। पुलिस पब्लिक रेशो का मैं आपको मतलब बता देती हूँ, वैसे नाम से ही क्लियर है कि कितने पुलिस पर्सोनल जो हैं वो पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन या पर्टिकुलर नंबर ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर होने चाहिए, ताकि उस पॉपुलेशन को अगर कोई समस्या आए तो वो उन पुलिस पर्सोनल से अगर कांटेक्ट करती हैं तो पुलिस पर्सोनल एफिशिएंटली अपना काम कर पाएं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक ही पुलिस वाला जो है उसके एरिया में लगभग 2.5 लाख पॉपुलेशन है, वो 2.5 लाख पॉपुलेशन पे केवल एक ही पुलिस वाला है, तो ये तो एकदम इनएफिशिएंट वर्क हो गया ना इस पुलिसमैन के लिए। सो इसीलिए पुलिस पब्लिक रेशो का एस्पेक्ट ध्यान में रखा जाता है जब वैकेंसीज निकाली जाती हैं पुलिस की, या फिर पुलिस पर्सोनल जो है उनको तैनात किया जाता है। बिहार गवर्नमेंट ने एक रिसेंट डिसीजन लिया है कि जो पुलिस पब्लिक रेशो है उसको बढ़ा के 160-170 पुलिसमैन कर दिया जाएगा। अब ये कितने लाख पॉपुलेशन पे किया जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए, आपको मैंने यहाँ बताया ना एक पुलिस वाला होगा 2.5 लाख पे, जैसे एग्जाम्पल था, ऐसे ही 160 से 170 पुलिस पर्सोनल रहेंगे, पर वो कितने लाख पॉपुलेशन में रहेंगे बिहार में ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं 2 लाख पॉपुलेशन, 4 लाख पॉपुलेशन, 5 लाख पॉपुलेशन या फिर 1 लाख पॉपुलेशन। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1 लाख पॉपुलेशन पे बिहार गवर्नमेंट ने 160 से 170 पुलिसकर्मी तैनात करने का डिसीजन लिया है। अभी ये जो फ्रेमवर्क है इसलिए तैयार किया गया ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। इसके लिए ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन ने अपना एक रिपोर्ट निकाला था जिसपे उन्होंने कहा था कि हर 1 लाख पॉपुलेशन पे अगर आपको पुलिस पर्सोनल्स को या पुलिस सर्विसेज को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना है तो 1 लाख पॉपुलेशन पे 222 पुलिसकर्मी जो हैं वो होने चाहिए। इंडिया का जो पुलिस सिस्टम है एक्चुअल में वो बहुत पुराना है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा जो पुलिस एक्ट है जिससे पुलिस अपनी पावर और फंक्शंस को डिराइव करती है वो कॉलोनियल पीरियड का है, वो है आपका पुलिस एक्ट 1861। इसकी वजह से पुलिस जो आज भी काम करती है वो कहीं ना कहीं कॉलोनियल लेगेसी के साथ करती आ रही है, जिस वजह से हमारे यहाँ की पुलिस को कई बार कहा जाता है वो पीपल फ्रेंडली नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्मार्ट इनिशिएटिव एक चलाया था, स्मार्ट पुलिस का, जिसमें हम पुलिस कर्मचारियों को सहयोगी बनाएंगे, अकाउंटेबल बनाएंगे, उनको टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाएंगे, रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। ये सारी चीज़ें की गई हैं, पर अभी इस चीज़ में टाइम लगेगा। ज़रूरी है इसमें अमेंडमेंट करना और इस लेगेसी को ख़त्म करना। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, उसको प्रकाश सिंह केस जजमेंट कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन कभी आए कि प्रकाश सिंह केस जजमेंट किस कैटेगरी के रिफॉर्म से संबंधित है, तो ये पुलिस रिफॉर्म से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जिसमें कि बताया गया है कि पुलिस सिस्टम जो है हमारे देश का वो किस तरीके से काम करना चाहिए ताकि और भी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी हो सके क्रिएट और लोगों को सर्विसेज मुहैया करवाई जा सके। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया
160 से 170 पुलिसकर्मी अब 1 लाख पॉपुलेशन पे होंगे। अगर हम पिछले टाइम की बात करते हैं तो लगभग 2010 में ये केवल 115 हुआ करते थे। बिहार गवर्नमेंट काफ़ी क्लोज है यूनाइटेड नेशन के उस टारगेट से जो कि 222 पुलिसकर्मी की बात करता है ओवर द 1 लाख पॉपुलेशन। इसके अलावा बिहार गवर्नमेंट ने जो वुमेन पुलिस फोर्स है उनके लिए रिजर्वेशन भी रखा है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। 35% रिजर्वेशन वुमेन के लिए पुलिस फोर्स में बिहार गवर्नमेंट ने साल 2013 में लागू किया था और आज के टाइम पे 25% जो बिहार की पुलिस है वो वुमेन कर्मचारी हैं और इसके बाद 27% उनमें वृद्धि होगी। लेकिन अभी भी 35% जो रिजर्वेशन की सीट रखी गई हैं वुमेन के लिए वो पूरे तरीके से भरी नहीं गई हैं, यानी कि उसमें वैकेंसीज अभी भी बाकी हैं। ठीक है, सो बेसिकली इसीलिए बिहार की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि विमेन पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल किया जा सके ताकि विमेन रिलेटेड क्राइम्स जब होते हैं तो सामने अगर कंप्लेंट करने के लिए कोई लड़की आ रही है उसको किसी भी तरीके की हेजिटेशन फील ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कौन से आईआईटी के द्वारा रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई के साथ, ताकि दोनों मिलके इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सके। इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम, इसका मतलब है 2 डिग्री आप एक साथ कर सकते हैं। जैसे बीए एमए कई बार कंबाइन में 5 साल की होती है या 4 साल की भी होती है, इसी तरीके से अब जो टेक्निकल कोर्सेज हैं उनमें ये एनरोलमेंट जो है वो एक आईआईटी कर रहा है। और ये कौन सा आईआईटी है जो कि डुअल डिग्री प्रोग्राम देगा बाय कंबाइनिंग विद और कोऑर्डिनेटिंग विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई। ऑप्शंस हैं आईआईटी पुणे, आईआईटी पटना, आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी रुड़की। इसका करेक्ट आंसर होगा आईआईटी पटना के द्वारा इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री प्रोग्राम चलाया जाएगा। क्वेश्चन अगर आ जाए कि आईआईटी पटना किसके साथ मिलकर ये प्रोग्राम चला रहा है तो मुंबई बेस्ड आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल जो इंजीनियरिंग है उसके साथ मिलके। सो इसकी डिटेल देख लेते हैं क्या क्या प्रोग्राम्स बेसिकली दिए जाएंगे। आईआईटी पटना के जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो बीटेक कर रहे हैं तो साथ साथ में एक मास्टर डिग्री कर सकते हैं, वो होगी एमबीए, क्योंकि मुंबई की ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एमबीए करवाती है। फर्स्ट जो फाइनल सेमेस्टर होता है बीटेक का 8th सेमेस्टर जब होता है तब स्टूडेंट्स जो हैं वो एनआईटीआई मुंबई का कैंपस जो है वो विजिट करेंगे और अगले 18 मंथ के लिए वहाँ पे रह के अपनी एमबीए की डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स डिफरेंट एरियाज में स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को टेक्निकल मैनर में सब्जेक्ट्स में और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसलिए आप समझ सकते हैं कि डिफरेंट जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी में डिमांड्स हैं वो स्टूडेंट्स मीट कर पाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्रीज जब उन्हें हायर करती हैं तो बहुत सारी डिमांड्स होती हैं कि आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग में काम आता है कि नहीं आता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपने क्या सीखा है, मशीन लर्निंग में आप कैसे हैं। तो ये सारी इंडस्ट्री रिलेटेड जो डिमांड्स होती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, उनके बारे में वो समझ पाएंगे, क्योंकि एमबीए इज़ ऑल अबाउट मार्केट। वो मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है उसको समझ के अपनी स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं, उससे उनको उसी अकॉर्डिंग जो जॉब्स हैं वो मिल पाएंगी। अब बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की, जो मुंबई के अंडर आता है या मुंबई में है। इसको बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा एक नोडल हब माना गया है पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान को प्रमोट करने का। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान, पीएम गति शक्ति नाम से अगर मैं आपको लेमैन की तरह समझाऊं तो जो चीज़ रुकी हुई है उसमें हमें गति लेके आनी है। और क्या चीज़ रुकी हुई है, हमारे पूरे देश में स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं। स्टॉल्ड प्रोजेक्ट का मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या फिर बड़े बड़े रोड शुरू तो कर दिए गए लेकिन वो वहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाए। उन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को गति देने के लिए पीएम गति शक्ति प्लान जो है उसको साल 2021 में स्टार्ट किया गया था और ये तय किया गया था कि अगले आने वाले 4 सालों में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी स्टॉल्ड है उसको कंप्लीट किया जाएगा। मल्टी मॉडल मैनर में कनेक्टिविटी दी जाएगी उन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, ताकि वो मूव करें और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। इसी का हिस्सा है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, जो कि मैंने आपको पिछले पार्ट में क्वेश्चन के फॉर्मेट में करवाया था। सो पीएम गति शक्ति के अधीन ही मल्टी मॉडल
कनेक्टिविटी प्लान आता है जिसमें मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी आता है, उसी का एक हिस्सा है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जो कि अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द मार्केट बच्चों को वो स्किल्स प्रोवाइड करेगा और बीटेक के तुरंत बाद करेगा, ताकि कोई भी गैप ना आए उनकी एजुकेशन में और वो इंडस्ट्री में या जॉब पाने के लिए सक्षम रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 257 फीट टॉल स्टैचू ऑफ सीता माता जी के बारे में। 257 फीट लंबा स्टैचू सीता माता जी का बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में इंस्टॉल किया गया है? ऑप्शंस हैं सीतामढ़ी, इंस्टॉल किया जाएगा सॉरी, ऑप्शंस हैं सिवान, नालंदा या फिर बांका। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सीता माता जी का जो स्टैचू है वो जल्द ही कहाँ बनेगा? ऑप्शंस हैं, आपका आंसर होगा सीतामढ़ी। अगर इसकी हाइट पूछ ली जाए तो 257 फीट टॉल होगा ये। सो बेसिकली ये आपका राधोपुर बखरी में सीतामढ़ी में बनाया जाएगा और रामायण रिसर्च काउंसिल के द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इसके कंस्ट्रक्शन से पहले प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के साथ ऑलरेडी डिस्कशंस जो हैं वो हो चुकी हैं। हर एक रिलीजन और क्लास के लोग जो हैं वो इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अभी आपको बताऊंगी, कंट्री का पहला कल्चरल एम्बेसी सेंटर कहाँ खुलेगा? इसी जगह पे। अब इससे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता था और शायद अगले किसी पार्ट में मैं इस पे क्वेश्चन बनाऊं भी, तो एक्सप्लेनेशन हमेशा ध्यान से सुनेंगे। अगर क्वेश्चन आए कि हमारे देश का फर्स्ट कल्चरल एम्बेसी सेंटर किस राज्य में बनाया जाएगा, आंसर होगा बिहार। बिहार में पर्टिकुलरली सीतामढ़ी में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी के साथ साथ जनवरी में 14 जनवरी को लगभग रथ यात्रा भी स्टार्ट की जाएगी इसके प्रमोशन के लिए कि सीतामढ़ी में सीता माता जी का ये स्टैचू जो है वो बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि वो अर्थक्वेक क्लिनिक्स जो हैं उनको हर एक डिस्ट्रिक्ट में खोलेंगे ताकि अर्थक्वेक्स का प्रिवेंशन जो है वो किया जा सके या फिर लोगों को अर्थक्वेक से बचाया जा सके। हर एक डिस्ट्रिक्ट में अर्थक्वेक क्लिनिक कौन सी सरकार खोलेगी? ऑप्शंस हैं यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल। आंसर होगा बिहार। बिहार गवर्नमेंट डिसाइडेड कि अर्थक्वेक क्लिनिक हर एक डिस्ट्रिक्ट में खोले जाएंगे और ये लोगों को अर्थक्वेक से बचाने के लिए खोले जाएंगे। रिसेंट में फ्रीक्वेंटली दिल्ली में अर्थक्वेक आ रहे थे। इसका जो एपी सेंटर था वो नेपाल में देखा गया था। सो बेसिकली अर्थक्वेक जो है वो इसलिए इंडिया में, आप खास करके हिमालयन एरियाज में आते हैं क्योंकि इंडिया और यूरेशियन प्लेट्स जो है वो आपस में टकराती हैं। जब वो मूव करती हैं हल्की सी तो हिमालयन एरिया में सिज्मिसिटी जो है वो देखने को मिलती है, वहाँ एपी सेंटर होता है और फिर वहाँ से वेव्स जो हैं वो बाकी जगह में आती हैं और कई बार दिल्ली में भी इसका जो कुछ भाग है या कुछ अंश है वो देखने को मिलता है। और अगर बात की जाए कि अर्थक्वेक में जो मेजरिंग होता है वो किस तरीके से होता है, तो आपको पता ही होगा कि मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ये दो चीज़ें हैं जो अर्थक्वेक में मापी जाती हैं। मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास है रिक्टर स्केल, जिससे हमें ये पता लगता है कि पॉइंट में जिस जगह पे अर्थक्वेक आया है, जिस जगह अर्थक्वेक आता है बेसिकली धरती के उस पॉइंट को बोलते हैं एपी सेंटर। इसके करेक्ट नीचे होता है हाइपोसेंटर। तो एपी सेंटर हमें पता लगता है कि जहाँ एपी सेंटर है वहाँ से कितनी तीव्रता से कितने मैग्नीट्यूड में एनर्जी निकली है, उसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं और वो रिक्टर स्केल से मापा जाता है। ठीक है। और इंटेंसिटी मापने के लिए हमारे पास है मर्कली स्केल। एक और चीज ध्यान रखेंगे कि रिक्टर स्केल जो है वैसे तो करेक्ट इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन रिसेंटली असम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये बताया था कि ये रिक्टर स्केल में इतनी एक्यूरेसी नहीं आती, तो उन्होंने अपना एक मैग्नीट्यूड मापने का स्केल निकाला है जिसको हम लोग अब दास मैग्नीट्यूड स्केल के नाम से जान रहे हैं। दास मैग्नीट्यूड स्केल। अगर पूछ लिया जाए किन्होंने इसका इन्वेंशन किया तो असम के साइंटिस्ट हैं रंजीत दास, उन्होंने बेसिकली ये दास मैग्नीट्यूड स्केल निकाला। ये इनिशिएटिव जो है अर्थक्वेक क्लिनिक का,
इसमें क्लिनिक्स को हर एक स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा, खास करके स्टेट के जो कैपिटल है पटना वहाँ पे ये बनेगा। अब अर्थक्वेक ट्रेमर्स जो होती हैं बेसिकली वो लगातार आती रहती हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंट है उनका आना जाना, जिसकी वजह से लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लाइफ होता है। इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट कुछ सेफ्टी मेजर्स ले रही है, डिफरेंट इनिशिएटिव्स ट्राई करती रहती है, लेकिन लोग जो है वो कभी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाने में ही इंटरेस्टेड नहीं होते। तो जिस वजह से गवर्नमेंट कितना भी कुछ कर ले तो आप उस लॉस को रोक नहीं सकते, इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया ये क्लिनिक बनाने को। अब इन क्लिनिक्स में क्या होगा, अब लोग क्यों अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग नहीं बनाते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, या उन्हें यही नहीं पता होता कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड अगर इतने लेवल पे हुआ तो हमारी बिल्डिंग गिर जाएगी और हमें फिर ये ध्यान रखना चाहिए इसके लिए कि वो बिल्डिंग ना गिरे। ये अर्थक्वेक क्लिनिक उनका इंटरेस्ट डिवेल्प करेंगे ये जानने में कि अर्थक्वेक से क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट लाइफ पे होते हैं और आप किस तरीके से सेफ रह सकते हैं अर्थक्वेक में, किस तरीके से अपनी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को बहुत कम पैसों में अच्छा कर सकते हैं जिससे आपको नुकसान ना हो, आपकी बिल्डिंग को नुकसान ना हो। अर्थक्वेक बिल्डिंग जो क्लिनिक्स होंगे बेसिकली वहाँ पे ब्रिक्स और सीमेंट जो हैं उनको कैसे यूज़ करके अपने घर को आप मजबूत बनाएंगे उसके बारे में बताया जाएगा। सबसे ज़रूरी होती है घर की नींव, जिसको फाउंडेशन कहते हैं, उसको कैसे प्रिपेयर करना है उसकी नॉलेज दी जाएगी। और ये भी बताया जाएगा कि जो बैम्बू या ग्रास सेफ से घर बनाए जाते हैं उनको भी आप कैसे सुरक्षित रख सकते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की बात करूँ तो नेचुरल डिजास्टर है, ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ये कहीं पे भी अर्थक्वेक आ सकता है। गवर्नमेंट ने अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी कितनी किस एरिया में हो सकती है उस हिसाब से कुछ सीज्मिक जोन्स बनाए हैं। अब इन सीज्मिक जोन में सीज्मिक जोन 2, 3 और 4 आते हैं। बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार बेसिकली आपका आता है सीज्मिक जोन 4 में। एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये बोला गया है अगर 5 के मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक बिहार में हिट करता है या उससे ज़्यादा का हिट करता है तो वहाँ पे लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है, आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए आप इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होंगे कि सीज्मिक जोन 2 है तो वहाँ पे ज़्यादा मतलब तबाही होगी या ज़्यादा डिवास्टेशन होगा ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, नंबर पे नहीं जाएंगे। जो नंबर 4 है वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिवास्टेशन हो सकता है, बिल्कुल कम मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक के ऊपर भी। जो 3 है उसमें उससे कम, 2 है उसमें उससे कम, इस तरीके से मैग्नीट्यूड जो है उनको ध्यान में रखते हुए या लेवल ऑफ सीज्मिसिटी को ध्यान में रखते हुए सीज्मिक जोन जो है उनको कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनटीपीसी कहलगांव जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट का है बिहार के, जिसको कि स्वर्ण शक्ति ट्रॉफी प्रोवाइड की गई है क्योंकि इन्होंने सिक्योरिटी की कैटेगरी में बहुत अच्छा काम किया है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो। अगर क्वेश्चन ऐसे ही आ जाए कि स्वर्ण शक्ति ट्रॉफी किसको दी गई है तो एनटीपीसी कहलगांव, और कहाँ डिस्ट्रिक्ट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं पूर्णिया, भागलपुर, पटना या फिर नालंदा। तो इसका आंसर होगा भागलपुर। एनटीपीसी कहलगांव भागलपुर जो है उसको बेसिकली ये स्वर्ण शक्ति ट्रॉफी दी गई है क्योंकि सिक्योरिटी में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। 48th एनटीपीसी फाउंडेशन डे को बेसिकली 11 नवंबर को न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया था। एनटीपीसी अवार्ड जब अनाउंस किए गए उसी में ये बिहार में एनटीपीसी अवार्ड जो है वो भागलपुर को मिला है। इस अवार्ड को देने का मेन पर्पस क्या होता है, स्वर्ण शक्ति अवार्ड क्यों दिए जाते हैं, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेट हो सकें, वो अपना काम थोड़ा और अच्छे से जो है वो कर सकें। अवार्ड बेटर परफॉर्मेंस के लिए दिए जाते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी करने के लिए दिए जाते हैं। इस बार एक्सीडेंट जो रेट था एनटीपीसी कहलगांव प्रोजेक्ट का वो ऑलमोस्ट 0 था, ज़्यादा एक्सीडेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिले हैं क्योंकि इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को सेफ्टी कंडीशंस के बारे में बताया और ये भी बताया एक्सीडेंट के टाइम आपको कैसे बचना है, और एम्प्लॉयज़ ने वो चीज़ फॉलो भी करी है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, फायर सेफ्टी, होम सेफ्टी, सबका ध्यान रखा गया। तो यहाँ का जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उसने बहुत अच्छा काम किया, एक्सीडेंट्स प्रिवेंट किए, इसीलिए एनटीपीसी कहलगांव को सिक्योरिटी की कैटेगरी में ये स्वर्ण पुरस्कार, स्वर्ण शक्ति अवार्ड जो है वो मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार स्टेट डिजास्टर अथॉरिटी ने बेसिकली
हूटर्स इंस्टॉल करने का जो डिसीजन लिया है वो कितने डिस्ट्रिक्ट्स में इंस्टॉल किए जाएंगे ताकि लाइटनिंग से लोगों की जान बचाई जा सके। अगर आपने लाइटनिंग के पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुनी है देन दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी फॉर यू। कितने डिस्ट्रिक्ट्स में ये हूटर्स इंस्टॉल किए जाएंगे? इसका करेक्ट आंसर है सभी डिस्ट्रिक्ट्स में। हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये हूटर इंस्टॉल किया जाएगा और बेसिकली 40 मिनट एडवांस में ये अपना हॉर्न जो है वो बजा देगा जब लाइटनिंग होने वाली होगी। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है इसका एक्सप्लेनेशन, सिमिलर ही है ये सब कि 40 मिनट एडवांस में ही अपनी हूटिंग की साउंड दे देगा और ये 30 मिनट्स पहले इंफॉर्मेशन देगा आपके इंद्रवज्र ऐप पे। ठीक है, इंद्रवज्र ऐप पे 30 मिनट पहले इंफॉर्मेशन आएगी। एनुअल लाइटनिंग 2021-22 की रिपोर्ट में बिहार आपका 10th पोजीशन पे है इन टर्म्स ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग की बात की जाए तो जब क्लाउड्स यानी कि जो बादल प्रेजेंट होते हैं स्काई में, उनमें जब फ्रिक्शन आता है, आपस में जब वो टकराते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से एक नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। धरती में ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज ऊपर है, पॉजिटिव नीचे है, तो आपस में अट्रैक्शन होगा, जिस वजह से दोनों जब मिलने की कोशिश करते हैं अट्रैक्ट होते हैं, उसी वजह से उनमें लाइटनिंग की जो मतलब कंडीशन है वो पैदा हो जाती है और लाइटनिंग होती है। जब कंडक्टर इन दो चार्जेस के बीच में आ जाता है तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि ऊपर से आने वाले चार्ज को कंडक्टर से पास होने का मौका मिल जाता है। इसीलिए लाइटनिंग कंडक्टर इंस्टॉल किए गए हैं ताकि वो बिजली किसी इंसान पे या किसी बिल्डिंग पे ना गिरे, उस कंडक्टर से पास हो। जब भी बिजली आएगी वो शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढेगी जल्द से जल्द पहुंचने का, तो शॉर्टेस्ट पाथ उसको कंडक्टर ही दिखेगा उस टाइम पे। इसीलिए ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो है बेसिकली वो धरती पे नहीं गिरता, किसी बिल्डिंग पे नहीं गिरता है, तो वो डायरेक्टली कंडक्टर से पास थ्रू हो जाता है। ये ऑब्जेक्टिव है लाइटनिंग कंडक्टर को इंस्टॉल करने का। सो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर जो है वो खत्म होता है। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।